हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि पिछला सेशन देखा होगा जिसमें हमने डिबेंचर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि जो डिबेंचर्स है वो बेसिकली एक लोन है जो कि पब्लिक किसी कंपनी को देती है और बदले में एक इंटरेस्ट मिलता है ना। ये शेयर्स की तरफ बिल्कुल नहीं है कि शेयर्स में क्या होता है, आपको कंपनी की कहीं ना कहीं ओनरशिप मिलती है। भले आप 100 रुपए का शेयर खरीदिए तो 100 रुपए में जितनी ओनरशिप आएगी, भले वो 10 टू द पावर मतलब बिल्कुल बिल्कुल निगेटिव में हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या है कि उतना शेयर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिफरेंसेस कि शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक फैक्ट तो हमको मालूम है लेकिन और भी इसके फैसेट्स हैं, तो उन सारी चीजों में हम इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो यहां पे मैं एक तरफ लिख देती हूं डिबेंचर्स और एक तरफ लिख देती हूं शेयर्स, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। तो डिबेंचर्स क्या है बेटा? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है, यानी कि उधार देते हैं, है ना। डिबेंचर्स में क्या है, हमने कंपनी को लोन दिया है तो हम उसके क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। तो डिबेंचर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हो जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर्स जो हैं वो क्या है, ओनर्स ऑफ द कंपनी है ना। यानी कि वो कंपनी को ओन करते हैं, मतलब पूरा ही नहीं करते हैं पर जितना उन्होंने शेयर खरीदा है उतना तो ओन करते ही हैं। तो दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है कि डिवेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, क्योंकि भैया आप लोन दिए हैं, लोन दीजिए और जाइए। तो यहाँ पे कोई भी वोटिंग राइट्स यहाँ पे डिवेंचर होल्डर्स को नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर शेयर होल्डर की बात की जाए तो हमने पढ़ा था बेटा इक्विटी शेयर, याद करो, पढ़ा था इक्विटी शेयर। इसमें क्या होता है, वोटिंग राइट्स होती है, क्योंकि ये जो है ये कंपनी का मुनाफा वगैरह और लॉस वगैरह सब कुछ सहते हैं, तो इनके पास क्या होता है बेटा, वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है। डिबेंचर्स में क्या बात होती है, डिबेंचर्स में एक प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना। यानी कि पहले से हमको पता है कि इतना इतना इंटरेस्ट तो हमको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं रिस्क रेशियो जो है वो थोड़ा कम होता है। तो प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर्स में। लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं है। शेयर्स में क्या है, अब वहां भी हमने इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि वेरिएबल रेट होता है इक्विटी शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर्स में तो वही होता है ना। प्रेफरेंस शेयर्स में तो क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में आपका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स में आपका वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो एक ये चीज आपकी यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, देखो डिबेंचर्स में जो इंटरेस्ट आता है ना बेटा, वो आपके प्रॉफिट का मोहताज नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देंगे, लेकिन शेयर्स में तो ऐसे ही होता है ना कि प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देंगे। इक्विटी शेयर्स में तो यही होता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, दे आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, दे आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि याद करो, मैंने दो टर्म आपको पढ़ाया था, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसका लेना देना आपके प्रॉफिट से नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। भले आपका प्रॉफिट हो अथवा ना हो, तब भी आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो आपके शेयर्स हैं बेटा, ये कहां है, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में से चार्ज होते हैं। यानी कि प्रॉफिट होगा तो आपको देने पड़ेंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको देने नहीं पड़ेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। और ये क्या है बेटा, एक एक्सपेंस की तरह है। इट इज एन एक्सपेंस टू द कंपनी। कि भाई क्यों, क्योंकि आपको जब आप टैक्सेबल प्रॉफिट निकालोगे तो इट इज एन एक्सपेंस इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट, तो जब आप टैक्सेबल प्रॉफिट निकालोगे तो ये एक कैसे आएगा, ये एक एक्सपेंस की तरह इमर्ज होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे जो इंटरेस्ट आता है बेटा, वो एक्सपेंस की तरह नहीं होता है, ठीक है। तो नॉट डिडक्टिबल in determining taxable profit। टैक्सेबल प्रॉफिट डिटरमाइन करने में ये इसको डिडक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्रॉफिट ही तो है बेटा जो लोगों में बट रहा है, जो शेयर होल्डर्स है उसमें बट रहा है ना। तो इसको हम ऐसा नहीं बताएंगे कि ये भाई एक्सपेंस है और इसको हम प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अगला डिफरेंस क्या है, तो ये यही सारी चीजें हैं। डिफरेंस तो आपको पता है, जैसे ही आपने डेफिनेशन पढ़ा आपको शेयर्स और डिबेंचर्स का फर्क समझ में आ गया। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या टेक्निकलिटीज है वो हमें आज पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये क्या है, ये जो डिबेंचर्स है बेटा, ये क्या है, ये आपके, ये कहां है, इसकी एंट्री कहां होती है, इसकी एंट्री होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है।
कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की जो एंट्री होती है ना, उसमें जब आप कंपनी का बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इसकी एंट्री की जाएगी, ठीक है। और इसकी एंट्री कहां होगी बेटा, इसकी होगी शेयर होल्डर्स फंड में। शेयर होल्डर्स फंड में इसके बैलेंस शीट में इसको एंट्री की जाएगी, ठीक है। अब देखो, इसको फोरफीट नहीं किया जाता। अभी मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था कि शेयर्स को फोरफीट किया जा सकता है अगर आप इसका एप्रोप्रिएशन जो अलॉटमेंट मनी है, उसके बाद अगर आपका फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, उसको अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डिबेंचर्स जो आपका जो शेयर्स है वो फोरफीट हो सकता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कांट बी फोरफीटेड। इसको बेटा फोरफीट नहीं किया जा सकता है फॉर नॉन पेमेंट, कांट बी फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट, ठीक है। लेकिन शेयर्स को क्या किया जाता है, शेयर्स को फोरफीट कर दिया जाता है। अगर आप नॉन पेमेंट करते हैं तो शेयर्स क्या हो जाता है, फोरफीट हो जाता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अगला क्या है, इसमें पैसे मिल सकते हैं, कैन गेट मनी बैक। कैन गेट मनी बैक एक फिक्स टर्म के बाद, है ना, जैसा कि रूल्स रेगुलेशन में लिखा हुआ है, उस फिक्स टर्म के बाद आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि पैसे कब मिलेंगे, रिटर्न कब होगा, ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी जब बिल्कुल बंद होने लगेगी तब आपको इसके पैसे मिलेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अनलेस कुछ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स हैं, उसके अलावा जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसके अलावा अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो उसको कब मिलेगा, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी के बाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है फीडबैक सेक्शन में फटाफट से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है पूछने में, कोई हमको ऐसा नहीं है कि बुरा लगेगा या फिर कैसा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगला आते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में, है ना, क्योंकि सिर्फ डिबेंचर्स नहीं, उसके टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो बहुत सारे बेसिस हैं, है ना, कि इस बेसिस पे हमने इसको ऐसे बांटा, इस बेसिस पे हमने इसको ऐसे बांटा, तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये जरूरी हो सकता है ना, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जामिनर जो है आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपको सीए लेवल का आना चाहिए अकाउंट्स, है ना, एग्जामिनर आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। पर एग्जामिनर ये चाहता है कि भाई आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जब आप ऐसा कुछ देखो कॉमर्स का, तो ये नहीं बोलो अरे भाई हम तो साइंस बैकग्राउंड के थे, हमको तो कॉमर्स कुछ आता ही नहीं है, तो ये ना हो, इसीलिए ये आपके कोर्स में है। पर दैट डजंट मीन कि आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में एंटर करना है, बट जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, जो बेसिक नॉलेज है, वो एटलीस्ट आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में आते हैं। सबसे पहला जो बेसिस है, सबसे पहले मैं बेसिस लिखूंगी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे इसको कैसे बांटा गया है, तो सिक्योरिटी के बेसिस पे डिबेंचर्स को दो भाग में बांटा गया है। एक है बेटा सिक्योर्ड और एक है अनसिक्योर्ड। अब क्या है कैसे है इसको हम आराम से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक है हमारा सिक्योर्ड और एक है अनसिक्योर्ड। अब ये दोनों क्या बला है जाने जरा। तो सिक्योर्ड कहता है कि ये जितने भी डिबेंचर्स हैं दे आर चार्ज्ड बाय व्हाट, बाय दे आर चार्ज्ड अपॉन सम और ऑल असेट्स ऑफ अ कंपनी। मतलब कि ये डिबेंचर के बदले सामने वाली कंपनी ने क्या किया है, मॉर्गेज रखा है कुछ। अब मॉर्गेज ऐसा नहीं है कि आपके घर आकर के अपने एसेट्स को रख देगी, ऑन पेपर रखती है, ठीक है, कि मॉर्गेज रखा है। क्या मॉर्गेज रखा है, अपने कुछ एसेट्स या फिर पूरे एसेट्स, कि भाई ये एसेट्स के बदले अगर हम मान ले खुदा ना खास्ता हमने ये जो है वो नहीं पे करा, अगर आपने हम डिबेंचर्स के जो अमाउंट है उसको पे नहीं कर पाए इतने सालों बाद या इतने महीनों बाद, तो हम क्या करेंगे, हम ये सारे एसेट्स को बेचकर आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा या सिक्योर तो कहीं ना कहीं सेफ है कि भाई कंपनी जो है वो लिख दी है कि भाई ये एसेट जो है वो बेचे। क्यों, कोलेटरल अच्छा होता है तो बैंक बिल्कुल कूद के लोन देने आती है। क्यों, क्योंकि कंपनी को ये, क्योंकि बैंक को ये एश्योरेंस होता है बेटा कि कल को अगर ये बंदा नहीं है, इसकी हालत होगी अगर लोन देने की, इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो जाएगी, तो भी हम इस एसेट को बेच करके इसकी कुर्की वगैरह करा करके हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं ना। लेकिन वहीं अगर कोलेटरल ना हो तो बैंक बोलती है लोन देने के लिए नहीं दे, बोलती है। क्यों, क्योंकि वहां पे वो सेफ्टी नहीं है। तो यहाँ पे भी डिबेंचर्स का क्या है, यहाँ पे एक सेफ्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है, चार्ज तो है लेकिन दो तरह के चार्ज हैं। कौन कौन से बेटा, तो पहला है फिक्स्ड चार्ज और दूसरा है फ्लोटिंग चार्ज। क्या है ये जाने, फ्लोटिंग चार्ज। अब ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज क्या है, तो फिक्स्ड चार्ज तो कह रहा है कि मॉर्गेज ऑफ स्पेसिफिक
मॉर्गेज ऑफ स्पेसिफिक असेट्स, यानी कि भाई कहा गया कि ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये फ्रिज है, ये फलना है, ये ढिकना है, और ये सारी चीजें जो है ये मॉर्गेज की गई हैं। मतलब आपको मालूम है कि कौन कौन सी चीजें मॉर्गेज की गई हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स चार्ज। और ये कांट बी सोल्ड, इसको बेचा नहीं जा सकता बेटा, इसको विदाउट द कंसेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, विदाउट कंसेंट, जो डिबेंचर होल्डर है उसके अनुमति के बिना इसको बेचा नहीं जा सकता, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिक्योर्ड डिबेंचर, बात समझ में आ गई, ये आपका सिक्योर्ड फिक्स चार्ज हो गया। अब हो गया सिक्योर्ड फ्लोटिंग चार्ज। क्या है सिक्योर्ड फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है कि यहां पे जितने एसेट है सब, यहां पे कोई फिक्स नहीं है कि ये टेबल, ये कुर्सी, ये फलना, ये देखना, कुछ नहीं, जितने एसेट हैं, तो कवर्ड ऑल एसेट्स, जितने एसेट हैं भैया आपके यहां वो सब हमारे हैं, ठीक है। और यहां तक कि फ्यूचर एसेट्स भी, यहां तक कि फ्यूचर एसेट अगर आप कुछ खरीदेंगे वो भी बेच के देना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। तो ये तो और ही सिक्योर है, ठीक है, कि मतलब आपके कंपनी में जितना जितना सब कुछ है सब कुछ बेच करके पहले डिबेंचर होल्डर्स को दो, समझ में आ गई बात। और अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्या है, अनसिक्योर्ड क्या है कि यहां पे भाई कोई ऐसा कोलैटरल या कोई ऐसा असेट जो है वो नहीं है, मतलब नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज ऑन एसेट, एनी चार्ज ऑन असेट, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, ये सिर्फ प्रॉमिस पे चलता है, ठीक है, देयर इज ओनली अ प्रॉमिस टू पे, कि हाँ भैया दे देंगे, ठीक है, पेपर में लिख के दे दिए कि दे देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हम ये बेच के दे देंगे, हमने भाई ये गिरवी रख दी, ये देंगे, ये करके आपको दे देंगे, ऐसा कोई एश्योरेंस यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये रिस्की हो जाता है। दिस इज कंपैरेटिवली रिस्की एज कंपेयर टू अदर ऑफ योर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी दो तरह के आपके डिबेंचर्स हो गए, एक हो गया सिक्योर्ड और एक हो गया अनसिक्योर्ड। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। काय में चेंज करेंगे, तो डिबेंचर को शेयर में करेंगे, है ना, डिबेंचर को क्या करेंगे, शेयर में करेंगे। भाई अभी तक आप लोन करता क्रेडिटर थे, अब आप ओनर बनना चाहेंगे, यही तो होगा। तो कन्वर्टेबिलिटी में हम क्या करेंगे, दो तरह के हमारे डिबेंचर्स हो जाएंगे। पहला होगा बेटा कन्वर्टिबल, पहला होगा कन्वर्टिबल और दूसरा होगा नॉन कन्वर्टिबल। पहला होगा कन्वर्टिबल और दूसरा होगा नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है। अब ये क्या भला है जाने जरा। तो कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी डिबेंचर दैट कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड, दैट कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, फुल्ली या पार्टली कुछ भी, ठीक है, दैट कैन बी फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। एक समय के बाद आप क्या है कि देनदाता से आप क्या है कि मालिक बनने का जो सफर तय करेंगे उसी को हम कहेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है। नॉन कन्वर्टिबल में क्या होगा, कांट बी कन्वर्टेड, नाम से ही समझ में आ रहा है भैया कि आप क्या है कि अपना पैसा लीजिए और खिसकिए यहाँ से, है ना, कोई आपको यहाँ का मालिक बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। डू यू गेट दैट, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? चलिए अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अब हमारा अगला बेसिस क्या है बेटा, तो अब हमारा अगला बेसिस है परमानेंस, कि भैया पैसे दोगे भी कि नहीं दोगे, बिल्कुल बोलोगे कि हम भाई मजे मतलब ओनर हम है नहीं, लेकिन हमको दोगे लिक्विडिटी पे कि कुछ टाइम बाद दे दोगे। तो ये जो परमानेंस का बेसिस है उसके बेसिस पे हमने इसको दो भाग में बांटा। पहला है हमारा रिडीमेबल, देखो शेयर्स में भी यही सब था, है ना, शेयर्स में भी लगभग यही कुछ था। तो दूसरा है इररिडीमेबल। तो रिडीमेबल क्या है, जिसको रिडीम किया जा सके, है ना, रिडीम मैंने आपको पहले ही समझाया था कि वाउचर्स वगैरह होते हैं, है ना, जिसको एक प्रॉपर समय पे रिडीम किया जाता है। तो पहला है रिडीमेबल, यानी कि इसको रीपे कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू। पहले ही बता दिया जाएगा, इशू करने से पहले ही बता दिया जाएगा कि भैया इतने इतने समय में आपको ये जो है पैसे आपको दे दिए जाएंगे, और उस समय पे आपको ये शेयर जो ये डिबेंचर्स जो है वो रिडीम कर दिए जाते हैं अगर, तो ये आपका हो गया रिडीमेबल। और इसमें कहा जा रहा है कि भाई ओनली ड्यूरिंग लिक्विडेशन। इरिडीमेबल का मतलब क्या है, ओनली ड्यूरिंग लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के समय पे ये सारा कार्यक्रम होगा, उससे पहले उम्मीद मत रखना।
तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है कि जब हमको शेयर जो है वो कब मिलेगा, जब हमारा मतलब जब ये रिडीम होगा तो उसको हम बोलते हैं इरिडीमेबल शेयर, मतलब जब ये लिक्विडेट होगा उसको हम बोलते हैं इरिडीमेबल शेयर्स, ठीक है। इसको डिबेंचर्स, नाम सेम है ना, तो इसलिए शेयर्स डिबेंचर्स ऐसे निकल जाता है। तो ये हो गया आपका इरिडीमेबल डिबेंचर्स। इसको परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहा जाता है। These are also known as perpetual debentures. परपेचुअल डिबेंचर्स जो कि इरिडीमेबल है, मतलब कि उसको लिक्विडिटी के टाइम पे ही रिडीम किया जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब अगला बेसिस है हमारा बेटा, वो है नेगोशिएबिलिटी, ठीक है, कि भैया आपने हिसाब किताब भी रखा भी है कि नहीं, कि भाई जब हम डिबेंचर्स जब देंगे तो किसको पेमेंट करेंगे। देखो जो चेक्स होते हैं ना बेटा, चेक्स होते हैं तो एक होता है बियरर चेक, जिसके पास है उसको पैसे दे दो, एक होता है कि अकाउंट में पे किया जाता है, इस तरह से होता है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या है कि दो तरह के डिबेंचर्स हैं, पहला है बेटा रजिस्टर्ड और दूसरा है हमारा बियरर। दो तरह के डिबेंचर्स हैं, पहला है रजिस्टर्ड और दूसरा है बियरर, ठीक है। तो रजिस्टर्ड में क्या कह रहा है, रजिस्टर्ड में कह रहा है कि डिबेंचर्स जो हैं वो एक रजिस्टर्ड होल्डर को पे करेंगे, पे टू अ रजिस्टर्ड होल्डर, यानी कि भाई उस कूपन में आपका नाम लिखा हुआ है और भाई आप जब जाएंगे अपना आधार कार्ड, मतलब अपना जो भी पहचान पत्र है, उस पहचान पत्र को जब आप लेकर जाएंगे तो ही आपको वो पैसे दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे। तो उसको हम कहेंगे रजिस्टर्ड, ठीक है। अब इसमें ये जो रजिस्टर्ड होल्डर है, इसके सारे पर्टिकुलर जो है, नाम, पता, एड्रेस, कौन नॉमिनी होगा वगैरह वगैरह, फलना डिकना, जितनी भी चीजें हैं, पर्टिकुलर्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, है ना। यानी कि कंपनी को पता है भाई कि हमने उधारी ली है, किससे लिए, कौन है ये भाई साहब, कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉलिसी चेंज हो तो उनको भाई डाक से भिजवाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी। तो ये पर्टिकुलर जो है ये सारे यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे, एंड दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है, अनलेस सर्टेन सर्कमस्टांसेस हो, वहां पे हो सकता है, बट ये ऐसे ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख देती हूं कि नॉट इजिली ट्रांसफरेबल, ठीक है, क्योंकि कुछ कंडीशन में हो सकता है बट ऐसे ये इजिली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। उसी दूसरे जगह पे क्या है, बियरर। बियरर मतलब वही है कि मैं जो बियरर है उसको इतने रुपए दे रहा हूं, ऐसा वाला सिचुएशन है यहाँ पे। तो कह रहा है कि भाई ये ट्रांसफरेबल है, यानी कि मैं भाई अपने बुआ, खाला, चाचा, मौसी, ताऊ सबको दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेबल है। ये किसको पे किया जाएगा, पेबल टू बियरर, पेबल टू बियरर, जिसके पास है ये, जिसके पास ये पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको ये पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता बेटा, जैसे इसमें मेंटेन किया जा रहा है ना कि भाई हमने फलना फलना मिस्टर XYZ को दिया है ये, और ये यहाँ रहते हैं, इनका ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, वगैरह वगैरह चीजें, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो पे किया जाता है, इंटरेस्ट इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कि जिसके पास वो मिला वो अपने पैसे आकर के ले सकता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसको ही देना है, ठीक है। अगर आपका गुम गया ये तो फिर कोई उपाय नहीं है। अगर आपका डिबेंचर का जो बॉन्ड है वो गुम गया तो फिर जिसने पाया उसको ही मिलता जाएगा पूरा, और जिसने खो दिया तो फिर उसने खो ही दिया भैया, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो आप फीडबैक सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा जो पांचवा बेसिस है वो क्या है, प्रायोरिटी, कि भाई पेमेंट किसको करेंगे पहले। तो दो तरह के, इसमें भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है बेटा फर्स्ट मॉर्गेज और दूसरा होता है सेकंड मॉर्गेज। अब ये क्या बला है, फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकंड मॉर्गेज। तो फर्स्ट मॉर्गेज मतलब कि जैसे ही वो प्रॉपर्टी बिकी, या जैसे ही मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी चार्ज है उसमें जो सबसे पहला पेमेंट होगा वो इनको होगा, यानी कि फर्स्ट, दे आर द फर्स्ट पेएबल, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मान लेते हैं ये फलना डिकना एसेट्स हैं और इस पे आपका चार्ज है, ठीक है, वो एसेट बिका तो सबसे पहले जिनको पे किया जाएगा दे आर द फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है। और इनको ये सेकंड मॉर्गेज का क्या सीन है, तो सेकंड मॉर्गेज जो है दे आर पेड आफ्टर फर्स्ट मॉर्गेज, पेड आफ्टर फर्स्ट मॉर्गेज। बात समझ में आ गई। तो ये जो पे किया गया है ये फर्स्ट मॉर्गेज के बाद में पे किया गया है। समझ में आ गया बात, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ठीक है। चलिए
अब ये तो हो गया टाइप्स डिबेंचर्स के। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि कैसे कैसे हम इसको इशू करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछले बार में बताया था शेयर्स के बारे में कि वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन डिबेंचर्स होते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स जो अगला टॉपिक है हमारा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट का है, ठीक है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो देखो यहां पे मैं लिख देती हूं कि कैसे इशू होगा और कैसे रिडीम होगा, ठीक है। सिचुएशंस लिख देती हूं, ठीक है। केस 1 ये है कि आपका क्या होगा कि इशू होगा एट पार पे, यानी कि जो फेस वैल्यू है उसी पे इशू होगा। 100 रुपए का है तो 100 रुपए पे इशू होगा, ठीक है। और उसको रिडीम भी किया जाएगा किस पे, एट पार पे या फिर डिस्काउंट पे। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे कि मैडम 100 रुपए का डिबेंचर है तो मैं 90 रुपए क्यों लूंगा, रिडीम मैं 90 रुपए पे क्यों करूंगा। अरे भाई 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए तो लूंगा ना, इंटरेस्ट तो साथ में है, बट 100 रुपए तो लूंगा। तो बेटा क्या होता है कभी कभी कि शेयर्स डिबेंचर्स में क्योंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है। तो जो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स होते हैं ना उसमें आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल चुका होता है। तो अगर आपको डिबेंचर्स रिडीम डिस्काउंट पे भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए डिबेंचर्स जो है वो डिस्काउंट पे भी रिडीम किया जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो एट पार पे इशू हुआ और एट पार या डिस्काउंट पे रिडीम हो गया, ठीक है। केस 2 क्या है बेटा कि डिस्काउंट पे आपका इशू हुआ, 100 रुपए का आपका डिबेंचर था और 95 रुपए में इशू हुआ। और रिडीम कब कैसे हुआ, तो या तो पार पे हुआ या तो फिर डिस्काउंट पे हुआ। केस 3 है हमारा कि आपने इशू जो है वो कैसे किया, प्रीमियम पे किया, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर है 110 रुपए में बांट रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छी है, ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या है कि प्रीमियम पे बांट रहे हैं। तो प्रीमियम पे बांटे और रिडीम कैसे किए, एट पार पे किए या फिर एट डिस्काउंट पे किए। बात समझ में आ रही है। केस 4 हमारा क्या होगा, ये तो हो गया आपका पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे, ठीक है। अब अगला, और रिडीम आप क्या कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं या डिस्काउंट पे कर रहे हैं, लेकिन रिडीम प्रीमियम पे भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ये उम्मीद हो, मतलब ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन में हो कि भाई 100 रुपए का है ये डिबेंचर, लेकिन हम आपको देंगे 120 रुपए, इंटरेस्ट भी देंगे और 120 रुपए भी देंगे, क्योंकि ये सब एल्यूरिंग फैक्टर्स हैं। इंसान ज्यादा से ज्यादा उस पर फिर इन्वेस्ट करने लगता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि पार पे आप ले रहे हैं और इसका रिडेम्पशन आप कैसे कर रहे हैं, तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, या फिर आप डिस्काउंट पे ले रहे हैं, केस 5 डिस्काउंट पे ले रहे हैं और इसको रिडीम कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, या फिर आप प्रीमियम पे ही खरीद रहे हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, विन विन सिचुएशन पर हैं आप। तो ऐसे 6 तरीके से इशू जो डिबेंचर जो है वो इशू किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों चीजें मेंशन है, क्यों, क्योंकि जब डिबेंचर इशू होता है ना बेटा तो ये भी लिखा जाता है कि उसको रिडीम कैसे करना है, ठीक है। ये भी चीज वहीं पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो आपका ये केस 5 हो गया और ये आपका केस 6 हो गया। तो यहाँ पे हमने डिबेंचर्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज था, जितना आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। अगला जो क्लास होगा, मतलब मैं सोच रही थी कि इसी में शुरू कर दूं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा टाइम बचा है तो ऐसा गिटपिट नहीं करेंगे, एक फ्रेश लेक्चर शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जर्नल पढ़ा था, लेजर पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस पढ़ा था, है ना, अब कैश बुक्स पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटर का, फिर पार्टनर का कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लगभग सवा डेढ़ घंटे का लेक्चर होगा, मतलब कि 2 पार्ट में हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। और टोटल जो हमारे सेशंस बचे हैं बेटा वो 7-8 और बचे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीक में आपका ये खत्म कर दूं। इन केस अगर आपको कोई इशू हो रही है तो आप हमें फीडबैक सेक्शन में लिख सकते हो। आपको पता ही है, मतलब जो लोग लिखते हैं उनको पता है कि मैं मतलब जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है वो मैं रिस्पॉन्स करती हूँ। अभी थोड़ा सा फेस्टिवल टाइम था तो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि डिले है थोड़ा सा रिस्पॉन्स में, बट जनरली मैं करती हूँ। एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, प्रीवियस ईयर प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, देन यू विल रियलाइज कि हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट, ठीक है। कंप्यूटर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है बेटा, विद इन 1 और 2 डेज हम कंप्यूटर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर हमें आपको हमें ये हमारा जो इनिशिएटिव है वो अच्छा लग रहा है तो आप हमें एक प्यारा सा फीडबैक भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय।